दोस्तों, क्या किसी को पता था कि इस चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा? कैसे आरजेडी मात्र 25 सीटों पर सिमट जाएगी? डिप्टी सीएम वाले मुकेश सहनी का खाता तक नहीं खुलेगा और कांग्रेस को मात्र 6 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। ये सब हुआ जिस आरजेडी को 2015 में 80 सीट, 2020 में 75 सीट मिली थी, वो आरजेडी कैसे 25 सीटों तक सिमट गई? तो आपको हम एक एक पॉइंट बताते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टिकट बंटवारा। महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस नामांकन के आखिरी दिन तक ये डिसाइड न कर पाई थी कि किस सीट पे किसको टिकट देना है। व्यक्तिगत तौर से हमने 10 नंबर पे राबड़ी आवाज के बाहर देखा था कैसे टिकट के लिए मारामारी मची थी। नामांकन से मात्र 4 से 5 घंटा पहले तक टिकट के लिए बहुत सी असमंजस थी कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। आरजेडी को यहां तक ये नहीं पता था कि हमको किस विधानसभा से किसको टिकट देना है। एग्जाम्पल के तौर पे परिहार सीट से जो राष्ट्रीय जनता दल के महिला विंग की अध्यक्ष हैं रितु जायसवाल, वो टिकट मांग रही थी, लेकिन परिहार से राजद ने उनको टिकट नहीं दिया, वहां से स्मिता गुप्ता को टिकट दिया। रिजल्ट क्या निकला? निर्दलीय चुनाव लड़ रही रितु जायसवाल दूसरे नंबर पे थी और जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ रही स्मिता गुप्ता वो तीसरे नंबर पे थी। अगर ये दोनों का वोट मिला दिया गया होता तो वहां से आरजेडी की कैंडिडेट जो स्मिता गुप्ता थी या कोई एक लड़ा होता आरजेडी से तो जीत गया होता। और दूसरी लोग की वजह थी कि एक दूसरे के सीट पे ही फ्रेंडली फाइट। सबसे बड़ी चुनाव में जो इनके लिए जो माइनस पॉइंट थी वो है थी फ्रेंडली फाइट। 10 ऐसी सीटें थी जहां पे आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बीआईपी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर नरकटियागंज से राजद से दीपक पांडे और कांग्रेस से शाश्वत केदार एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा क्या हुआ? वहां से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए। ऐसी एक और थी कुटुंबा से कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं राजेश राम, वो चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने भी फ्रेंडली फाइट के लिए कैंडिडेट उतार दिया। नतीजा क्या हुआ? कुटुंबा सीट भी महागठबंधन के हाथ से निकल गई। ऐसे ही एक और सीट थी बीआईपी की गौड़ा बराम, यहां से खुद मुकेश सहनी के भाई और आरजेडी के कैंडिडेट आमने सामने थे। नतीजा क्या हुआ? ये भी सीट हाथ से गई। तो इन लोगों की जो सबसे बड़ी मिस मैनेजमेंट थी, जो सीटों की बंटवारे थी, सबसे बड़ी हार की कारण है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो रोते रहे तेजस्वी और राबड़ी आवाज के बाहर कि हमें टिकट दीजिए, हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया। टिकट बंटवारों को लेकर पैसे का भी खेल सामने आया था। एक इनके कैंडिडेट थे, थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने रोते रोते अपना कपड़ा फाड़ के रोते हुए कहा था कि हमने इतना पैसा खर्च किया फिर भी हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी जो हार का कारण बना वो था एमवाई समीकरण में यम को नजरअंदाज करना। चुनाव से कुछ दिन पहले एआईएमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो डुगडुगी बजाते हुए तेजस्वी आवाज के बाहर गए थे गठबंधन के लिए कि सर हमें 6 सीटें दे दो, हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। लेकिन महागठबंधन तेजस्वी यादव ने 6 सीटें नहीं दी, एमआईएम से गठबंधन नहीं की। ये भी एक सबसे बड़ा हार का रीजन है। आज एमआईएम 5 सीटें जीत चुकी है। और इसमें एक और रीजन था मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित करना। अगर आपको कैंडिडेट बनाना ही था डिप्टी सीएम का तो मुकेश सहनी के साथ साथ किसी मुसलमान को भी घोषित कर देते, लेकिन नहीं, आपने डिप्टी सीएम के तौर पे मुकेश सहनी को प्रेजेंट किया, जिनको उनके समाज का ही वोट उनको नहीं मिलता है। इस बार तो उनका खाता तक नहीं खोला। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीती थी, लेकिन वो 5 सीटें बीजेपी के साथ रहने पे आई थी। इस बार तो कई सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो गई है। यहीं से जो मुसलमानों की नाराजगी थी और बढ़ गई और उसमें बड़ा कसर मुकेश सहनी ने चुनाव के टाइम एक बयान देके कर दिया। जब किसी पत्रकार ने पूछा टिकट के लिए, मुसलमानों के टिकट के लिए, तो इनका बयान था कि ये कोई सिनेमा का टिकट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में मुसलमानों की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो महागठबंधन आरजेडी को ले डूबी। सीमांचल में जो सीमांचल एरिया जो कभी आरजेडी का गढ़ कहा जाता, तो वहां से बहुत बुरी तरीके से आरजेडी हारी है। और सीमांचल में सबसे ज्यादा वोट इस टाइम एनडीए गठबंधन को मिला हुआ। और इस चुनाव में लग रहा था कि तेजस्वी यादव भी मुसलमानों को साइडलाइन कर दिए हैं।
एक भी मुसलमानों का जो बड़ा नेता तेजस्वी के साथ प्रचार में नहीं था। जिस हेलीकॉप्टर से तेजस्वी प्रचार करते थे उसी हेलीकॉप्टर से मुकेश सहनी भी प्रचार करने जाते थे, उसी हेलीकॉप्टर से आईपी गुप्ता भी प्रचार करने जाते थे, जो अभी एक नए नए नवेले पार्टी के नेता हैं। तो क्या तेजस्वी यादव उस हेलीकॉप्टर से अब्दुल बारी सिद्दीकी या अन्य कोई मुसलमानों के बड़े नेता को प्रचार के लिए नहीं ले जा सकते थे? लेकिन नहीं हुआ ऐसा। आपने स्वयं इतना ओवर कॉन्फिडेंस में इस चुनाव को लड़ा, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मुकेश सहनी को अपने साथ में ले रख के रखा कि जैसे लग ही रहा था कि बस नतीजा आना सिर्फ बाकी है आपके पक्ष में। इससे भी लेके मुसलमानों में नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब हमने किसी भी सभा में मुसलमानों के किसी बड़े नेता को आरजेडी के नेता के साथ नहीं देखे। हाँ, आप कह सकते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, अरे वो नेता नहीं, मुशायरा करने वाले कवि हैं भाई। आपके जो बिहार में जो मुसलमानों के नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, अन्य भी हैं, किसी एक को लेके प्रचार के लिए लेके चले गए होते, किसी एक को हेलीकॉप्टर में जगह दे दिए होते, तो ये आज ये आपकी दशा न रहती। और इनकी दूसरी जो हार की सबसे बड़ी वजह है वो है बागियों की पे नियंत्रण न कर पाना है। सबसे ज़्यादा जो टिकट का घमासान देखा गया था ना, वो आरजेडी में ही देखा गया था। हाँ, टिकट के लिए बागियों में तो बागी भी तो बीजेपी में थे, लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह ने व्यक्तिगत तौर से बागियों से मिला, उनको मनाया, उनके पर्चे वापस कराए, आरजेडी ऐसा करने में विफल रही, क्योंकि इनके पास, आरजेडी के पास ओवर कॉन्फिडेंस था कि बस वो चुनाव जीत ही गए। एक भी बागी को आप पर्चा वापस नहीं करा पाए। आप ही के पार्टी की प्रेसिडेंट रही थी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही थी रितु जायसवाल, वो सिर्फ सीट ही तो मांग रही थी आपसे, पर यार वहाँ से उन्होंने मेहनत किया था, लेकिन नहीं, आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो सीट किसी और को दे दी। नतीजा क्या हुआ? वो सीट आप हार गए, और हारे भी नहीं, तीसरे नंबर पे आप चले गए भाई। रितु जायसवाल दूसरे नंबर पे थी। रितु जायसवाल का वोट और आपके कैंडिडेट का वोट को मिला दिया जाता तो आपके एक कोई लड़ा होता ना, तो जीत गए होते भाई। लेकिन नहीं, ऐसा आपने नहीं किया। अब क्यों ऐसा आपने नहीं किया ये आप जानते हैं। एक और ही बात थी, जिस सीट पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा था लालगंज से, आपने एन टाइम पे आखिरी दिन वहां से मुन्ना शुक्ला की बिटिया शिवानी शुक्ला को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ? वो सीट भी आप हार गए। आप राघोपुर भी बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। हारते हारते राघोपुर से भी आपकी इज्जत बची हुई है। मात्र 13,000 से आपने राघोपुर को जीता है, जहां पहले आप 30,000 से जीते, तो राघोपुर को आप 13,000 से जीते हैं। 4-5 सीट ऐसी हैं कि जहां पे आप मात्र 400 से 500 वोटों से आपकी जीत हुई है। और आपके जो चाणक्य हैं संजय यादव, वो तो आपको ले डूबे। चुनाव हराने में उन गायकों को भी सादर प्रणाम है जिन्होंने आपके पक्ष में गाना गाया था। गाना भी क्या गाया था? आवे दो भैया के सत्ता मेरे, उठा दे कट्टा तेरे, आरजेडी के माल ही रे, ना दरे वाला दाल ही रे। वो गायक जो इस टाइप के गाना गाते थे, आपके साथ आते थे, रील बनाते थे, आपके साथ फोटो खिंचवाते थे, लालू यादव का पैर छूते थे, वो भी आपको इस पर लेके डूब चुके हैं भाई। जो गाने का जो सेंस होता है ना, वो यहाँ बैठ जाता है। और जो आपके जो चाहने वाले गायकों की जो गाने थी ना, और आपके जो पिछला जो टैग है जंगल राज का, दोनों से एक दूसरे से मैच कर रहा था। ठीक, आप कितना हो दोस्त दीजिए ईवीएम को, कितना हो दोस्त दीजिए वोट चोरी को, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं। हकीकत आपको भी पता है कि आपके जो पक्षधर यूट्यूबर हैं, आपके जो पक्षधर पत्रकार हैं, उनको लिखने का सेंस क्या था। वो आज भी लिख रहे हैं, बिहारियों को गाली दे रहे हैं कि चुनाव हो गया, आप जाओ गुजरात लोहा पीटने। तो भैया ये जो सेंस होता है ना, यहाँ जो बैठ जाता है ना, घात और आघात कभी हटता नहीं है। और इस टैगलाइन से आप बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, ठीक है।